तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 12th का इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है। पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री से। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर सॉल्यूशन में क्या हमारे लिए अब आखिरी समय है, बहुत कम समय बचा हुआ है, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग इस थोड़े जो पूरा चैप्टर है उसको क्या है कुछ थोड़े थोड़े टॉपिक्स लेंगे, क्योंकि ऐसा होता है क्या है बोर्ड में कि जो पूरा 100% सिलेबस होता है उसके एक बारे में स्ट्रेटजी बताता हूँ। क्या होता है जो 70% सिलेबस होता है उससे मात्र 30% का नंबर का पेपर आता है, और कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो 30% सिलेबस होता है उससे 70 नंबर का 70% का जो है मतलब क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो वो लेकिन हमें पता नहीं रहता है वो 30% सिलेबस है क्या जिससे 70% नंबर लाया जा सकता है। तो आज मैं यहाँ पर सामने खड़ा होकर के हर एक चैप्टर के लिए कुछ ऐसी जरूरी जरूरी बात करने वाला हूँ, जहां जहां जिस जिस टॉपिक को मैं बता रहा हूँ उस टॉपिक को अच्छे से कर लेना, जिससे और मैं यहाँ पर खुद करवाऊंगा इस टॉपिक्स को, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं वो आज पहला चैप्टर जो सोल्यूशन है उसको लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच कि हमें क्या पढ़ना है सोल्यूशन चैप्टर में। तो सॉल्यूशन चैप्टर जो स्टार्ट होता है, आप लोग सोच रहे होंगे सॉल्यूशन का डेफिनेशन पूछेगा या किस तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, या ऐसा कुछ भी अगर आपको लग रहा है तो शायद आपको गलत लग रहा है। ऐसा कुछ भी बोर्ड वाला एग्जामिनर कुछ भी ऐसा पूछता नहीं है कि सॉल्यूशन क्या है। ये सब चीजें क्लास 9-10 में थी, अब आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। क्लास 12 के बच्चों से ऐसा वो नहीं पूछेगा और कभी पूछा भी नहीं गया ऐसा। आप लोग उठा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो। तो मतलब क्या है, कई बार आप लोगों का एनर्जी क्या होता है यही सब पढ़ने में लग जाता है और आपको पता चलता है कि जो पढ़ा वो तो हमारे लिए रेलिवेंट था ही नहीं। तो अब कम समय में मैं वो क्या करने आया हूँ कि आप लोगों को वो टॉपिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप लोगों को क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो शुरुआत होती है कि पहला शुरुआत इस चैप्टर का कहाँ से होगा। तो सॉल्यूशन का जो चैप्टर है मतलब है वो जानना चाहते हैं कि आपको सॉल्यूशन के बारे में क्या कंसंट्रेशन के कुछ टर्म्स की बेसिक इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, जो कि क्लास 9-10 में ही स्टार्ट हो गई थी आपके सामने अगर आपको याद हो। मोलैरिटी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन कुछ ऐसे चैप्टरों से आपने क्लास 11th में भी इस चीजों को सीखा था। क्लास 9th में भी थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी आपको देखने को मिली थी। अब वही क्लास 12th में क्या है वो जानना चाहेंगे कि क्या बच्चे को थोड़ा सा आता है कि नहीं आता है इस चीजों के बारे में। तो आपसे 1-2 नंबर में क्या है वो मोलैरिटी मोलैलिटी वो मोल फ्रैक्शन के बारे में क्या है 1-2 सवाल ऐसा एक सवाल करके देंगे वो। तो एक सवाल ऐसा चांसेस है कि वो ऐसा क्वेश्चन दे देंगे। ये है कि आपका जानने के लिए कि आपको बेसिक्स ऑफ द केमिस्ट्री आता है कि नहीं आता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे आप तो ये चीज क्या है इस पे क्वेश्चन आपको आता हुआ दिख जाएगा। तो पहली बात हुई कि आपको कंसंट्रेशन के जो टर्म्स है आपको मोलैरिटी मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन इन तीनों की जानकारी होना जरूरी। फिर इसके बाद ये हो जाने के बाद क्या है कि आपके पास कुछ नियम है सॉल्यूशंस में। पहला नियम की अगर हम बात करें तो है हेनरीज का नियम। हेनरीज लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी फिर उसके बाद राउल्ट, ये दोनों नियम में से एक सवाल हर साल आता ही आता है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये आता है। तो हेनरीज का लॉ किस लिए है ये चीज समझना जरूरी है। तो हम लोग जब देखते हैं हेनरीज का जो नियम है वो सॉल्युबिलिटी के लिए है। तो सॉल्युबिलिटी किसमें और किसके लिए, क्या सॉल्युबिलिटी सॉलिड की सॉलिड में है या सॉलिड के लिक्विड में है, ये ऐसा आप अगर सोच रहे तो ऐसा नहीं है। जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी की बात करता है हेनरीज लॉ। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आना चाहिए, अच्छा आखिरकार सॉल्युबिलिटी क्या है। तो आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन क्या है एक डेफिनेशन के तौर पे करीब 10-15 शब्द जो है पता होना जरूरी, बस इससे ज्यादा नहीं कि अपनी जान झोंक दिया वो सॉल्युबिलिटी में और जो मेन कंटेंट था वो छूट गया। तो मेन है कंटेंट कि आपको हेनरीज का नियम आना चाहिए कि जो सॉल्युबिलिटी है हम लोग जो देखते हैं गैस की लिक्विड में हेनरीज लॉ बताता है, और ये बताता है कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के। तो ये बात आपको पता होना जरूरी कि आपको इतनी बात पता होगी, बात खत्म। आपको एक इक्वेशन लिखना है P इज इक्वल टू, ये आपको पता होना चाहिए, ये हेनरीज कांस्टेंट है और ये आपके पास मोल फ्रैक्शन है जो कि सॉल्युबिलिटी को दिखा रहा है। ये एक्सप्रेशन बस पता हो गया, आपने 10-15 शब्द इसके बारे में जान लिए, फिर आपका हेनरीज लॉ खत्म। इसके बारे में आगे क्या,
अभी क्या है कि सीबीएसई बोर्ड में ऐसा है कि वो हेनरीज लॉ तो पूछता है, लेकिन क्या है अब सवाल वो एक केस स्टडी में एप्लीकेशन ओरिएंटेड दे देता है क्वेश्चन कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके एनसीईआरटी में भी 3 ऐसे दिए गए हैं एग्जांपल्स जहां पर एप्लीकेशन दिखाई देता है। पहला है CO2 लिखा है कि जो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, ये इसमें क्या होता है CO2 गैस बहुत हाई प्रेशर से करके उसको भर दिया जाता है और सॉल्युबल हो जाती है वो गैस बहुत अच्छे से, और जब आप उसको खोलते हैं तो बहुत तेजी से क्या होता है CO2 गैस निकलती है जो उसको प्रिजर्व करके रखती है, खराब होने से बचा देती है इतने टाइम तक की। तो पहला एग्जांपल ये आपके पास। दूसरा एक और यहाँ पर आता है जब वो बोलता है कि स्क्यूबा डाइवर्स जो होते हैं वो जो पानी में अंदर तैरते हैं तो अपने साथ वो सिलेंडर लेकर के जाते हैं हीलियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसेस का मिक्सअप करके, तो उसके बारे में आता है कि वो बेंड्स और इन चीजों से प्रिवेंट करने के लिए वो लोग अपने साथ सिलेंडर को लेते हैं। तीसरा एक एग्जाम्पल और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि जो माउंटेनियर्स जो होते हैं जो क्लाइंब करते हैं वो भी अपने साथ एक ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने साथ लेकर के जाते हैं। तो वहां पर भी क्या है कि ऑक्सीजन क्या है, वहां पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इतना ज्यादा स्कैटर्ड है। ऐसा क्यों है यहाँ पर? और तीसरा जो हो गया, ये चौथा एक पॉइंट पूछता है कि व्हाई एक्वेटिक लाइफ आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन हॉट वाटर। ये कई बार ये सवाल पूछा गया कि ऐसा क्यों है कि जो मछलियां हैं, जीव जंतु है जो पानी में रहते हैं वो कंफर्टेबल ज्यादा होते हैं कोल्ड वाटर में रेदर देन हॉट वाटर में। तो ये सारा देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी के कुछ फैक्टर्स है जिस पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। तो पहला एक हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी का फैक्टर देखा है यहाँ पर कि वो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है। दूसरा एक फैक्टर है कि टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा एक्सटेंट तक सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करते हैं। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगा। अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऐसे ही क्या होता है, डॉक्टर्स बोलते हैं कभी भी गर्म पानी करके तुरंत उसको पी लेना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में ऐसा क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है ना वाटर में, वो तो क्या है, उड़ गई। आपने गर्म किया और डिजॉल्व ऑक्सीजन उड़ गई, इसीलिए बोलते हैं उसको थोड़ा देर ठंडा हो जाने के बाद जो सराउंडिंग एयर जो है, बाहर का जो ऑक्सीजन है जो उसमें वापस आ जाने के लिए वेट करके तब पीना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो गैस है, जो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड में, वो क्या होती है, घट जाती है। प्रेशर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम लोगों ने देखा क्या फैक्टर्स है जो कि हेनरी पे क्वेश्चन बोर्ड वाला बना सकता है। हेनरी पे ऑल अबाउट इतना ही था, हेनरी से इसके बाहर सवाल नहीं आता है। तो मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया पहला हमारे पास कंसंट्रेशन के टर्म्स के बारे में जानना, दूसरा है हेनरी लॉ के बारे में जानना, तीसरा क्या है, राउल्ट्स लॉ के बारे में जानना। राउल्ट्स लॉ क्या है, ये अभी आप देखते हो कि हेनरी किसके लिए था, सॉल्युबिलिटी के लिए था। अभी राउल्ट्स लॉ किसके लिए आता है, राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर के लिए आता है। वेपर प्रेशर किसका किसमें देखेंगे, तो वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन की बात होती है। दो लिक्विड में जब हम लोग देखते हैं, अब आपको क्या है कि वेपर प्रेशर के बारे में इतना जानकारी ले लेना है कि वेपर प्रेशर का एक्चुअली होता क्या है। ठीक, फिर वेपर प्रेशर के बारे में इतना जानकारी 10-12 शब्द पता हो गया, बस इतना काफी है। फिर उसके बाद क्या है, राउल्ट्स लॉ क्या है, फिर उसकी बात करना ज्यादा जरूरी है। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है इसको जानेंगे। फिर उसके बाद क्या है, राउल्ट्स लॉ से ही हम लोग क्या करते हैं, दो ऐसे चीजें होती है कि आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन देखते हैं कि नॉन आइडियल और आइडियल सोल्यूशन कौन है कौन नहीं है, ये भी राउल्ट्स लॉ ही से निकल के आता है। तो ये बताता है राउल्ट्स लॉ कि जो राउल्ट्स लॉ को ऑबे करेगा, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल सोल्यूशन होगा, और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन बन गया तो उसमें भी क्या होता है कि एक डेविएशन पॉजिटिव होता है और एक डेविएशन नेगेटिव डेविएशन होता है। अब ये कैसे पता चलेगा, कैसे पॉजिटिव डेविएशन कैसे नेगेटिव डेविएशन। अब इस चीज को जानने के लिए हमें क्या होता है, हमें राउल्ट्स लॉ को जानना बहुत जरूरी कि राउल्ट्स लॉ किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसंट्रेशन, दूसरा टर्म कंसंट्रेशन की टर्म दूसरा है हेनरीज लॉ, तीसरा है राउल्ट्स लॉ, और चौथा जो आया हमारे पास वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितनी होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, पहली बात ये जानना जरूरी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है हमें पता चल जाएगा कि ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करती है, नॉट ऑन द नेचर।
तो हमें जब ये बात पता चल जाएगा, उसके बाद हमें ये जानना जरूरी कि कौन सी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। जब 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, पता चल जाएगा आपको इन चारों पर क्या करना है, न्यूमेरिकल लगाना है। ये डेफिनेटली है, 100% है कि यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अच्छे से जो पीवाईक्यूज है, अपने पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लेना। 4 में से क्या है, एक क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आपके पास इंपॉर्टेंट जो इस पूरे चैप्टर का था वो मैंने आपको बहुत जल्दी में थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। अगली जब क्लास में लेकर के आऊंगा यहाँ पर, तो इस पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए हैं, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सारी बातें हम लोग अगले इस लेसन में, जो इस लेसन का है, आप लोगों से करेंगे। अभी के लिए आप लोगों से विदा चाहेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से, और आगे को मेहनत करेंगे। तो